नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। मेजर में आपका पेपर ये आ रहा है, चाहे माइनर में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। अधिकतर विश्वविद्यालय में माइनर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन जिसमें भी लिखित होती है उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप बीएससी में एजुकेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं, मेजर माइनर सभी के लिए यही पढ़ना है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हर एक पहलू पर नजर डालते हुए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को छांटा गया है जो आपकी परीक्षा में आपकी बार आ सकते हैं 2026-27 में। उन प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलें जानने का प्रयास करते हैं। कोर्स है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। मेजर का कोर्स या माइनर का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। मॉडल पेपर है आपका 26-27 के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको बताने का प्रयास में रहेगा, ठीक है। अब मैं सेक्शन ए के यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को चर्चा करूंगा। वैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके होंगे उसको भी मैं इतने जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा कि वो आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का ही प्रश्न या अति लघु उत्तरीय टाइप का ही लगेगा। यानी बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो भटकना नहीं है, ना किसी से कोई और आपको कहीं पर कुछ पढ़ना है, सब कुछ यहीं पर आपको मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न आपका आ चुका है। गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। गुरु और शिष्य, वैदिक काल में गुरु और शिष्य परंपरा जो रही है उसके बीच में क्या उसके बारे में एक तर्क लिखें या निबंध लिखें या उस पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे तमाम प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो आप किसी भी प्रश्न पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। गुरु शिष्य संबंध जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत स्तंभ रहा है। यह केवल ज्ञान देने और लेने का संबंध नहीं, बल्कि एक पवित्र, आत्मिक और नैतिक बंधन के रूप में रहा है। मोरल एक बंधन रहा है ये। इसमें क्या होता है, इसमें आत्मा से लगाव होता है गुरुओं से। आजकल के गुरु और आजकल के शिष्यों की कहानी नहीं है ये एक प्रकार से ना आजकल के गुरु ऐसा बन सकते हैं और ना ही आजकल के शिष्य ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि पहले के गुरु जो होते थे, बच्चों को बुला लेते थे अपने गुरुकुल में, बच्चे दिन भर जाकर के अपना भिक्षा मांगते थे और किसी दिन, ठीक है, उसके बाद में आकर के फिर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरीके सिस्टम था, बच्चे ही सब व्यवस्था करते थे। भोजन वगैरह का निर्माण करने के लिए भी कुछ लोग हुआ करते थे, भोजन भी वही बनता था, सब लोग खाते थे और इस तरीके से बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। कुछ फीस वगैरह वही बच्चे जो लेकर के आते थे, वही फीस वगैरह होती थी, गुरु दक्षिणा बाद में बच्चे देते थे। ये सारा सिस्टम था। बच्चे भी अपने गुरु की सेवा करते थे, जैसे माता पिता बच्चों के गुरु ही हुआ करते थे उस समय। 0 से लेकर के 25 साल तक की अवस्था बच्चों की गृहस्थ आश्रम में नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती है। तो ब्रह्मचर्य में तात्पर्य कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था बच्चों का गुरुकुल में ही बीतता था अधिकतर समय। बच्चों का कहीं ना कहीं पे क्या होता था बेटा, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार होता था, कर्णभेद होता था, नामकरण, चूड़ाकरण, इन सभी के बाद में आप देखते हैं यज्ञ विधि धारण करते थे बच्चे और जाकर के गुरु के गुरुकुल में रहा करते थे और पढ़ते लिखते थे, ठीक है। अब तो गुरु वाला सिस्टम क्या है, पहले क्या था कि एक ही गुरु होता था, वही आपको सारे विषय को पढ़ाता था, सब कुछ बताता था। आजकल क्या है, आजकल क्या है भैया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। यानी आजकल क्या है, जब तक एक गुरु अच्छा पढ़ा रहा है, चलो ठीक है, इसको स्किप किया, दूसरा गुरु आ गया, दूसरे को स्किप किया, तीसरा गुरु आ गया, तीसरे को स्किप किया, चौथा गुरु आ गया। ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन पहले के दौरान ऐसा नहीं हुआ करता था। गुरु शिक्षा दे दे इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा मनाना पड़ता था, क्योंकि गुरुओं की संख्या उतनी थी नहीं, क्योंकि हर एक विषय की नॉलेज रखने वाला गुरु उस समय भी बहुत मुश्किल से मिला करते थे, ठीक है। और जो भी मिलते थे वो बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, अपना संपूर्ण जीवन उस गुरु बनने में लगा देते थे। तो बच्चे गुरु को अपना आदर समझते थे, अपने गुरु के जैसा बनने का प्रयास करते थे। आप द्रोणाचार्य को देखें, आप भीष्म पितामह ने जिससे शिक्षा ली थी, भगवान परशुराम जी को देखें, ठीक है। ऐसे आप जितने भी गुरुओं को देखेंगे, सभी लोगों ने, वशिष्ठ जी को देख लीजिए, भगवान राम को सारी शिक्षाएं दी। तो कहीं ना कहीं पे वो सब चीजें आपको दिखती हैं। और एक पिता से भी अधिक जो है प्रेम होता है बच्चों के प्रति गुरुओं का, ठीक है। आदर्श स्वरूप,
इसका एक विशेषता क्या, आदर्श स्वरूप इसका क्या, कि एक आइडियल स्ट्रक्चर रहा है गुरु और शिष्य का। प्राचीन काल में गुरु ज्ञान का सागर हुआ करते थे और शिष्य जिज्ञासु होता था। शिष्य हर प्रकार के क्वेश्चंस अपने गुरु से पूछा करता था। ठीक है, यह संबंध पिता और पुत्र जैसा हुआ करता था, या कहें आदर्श पथ प्रदर्शक और समर्पित अनुयायी होता था। यानी जो गुरु होता था एक आइडियल पथ प्रदर्शक, यानी एक अच्छा मार्गदर्शक होता था। गुरु हर एक क्षेत्र में अपने शिष्यों को एक मार्ग प्रदान करता था कि भैया इस तरीके से आप चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये करना चाहिए। जैसे भीम को देखा गुरु द्रोणाचार्य ने कि ये भाई बलशाली है, गदा वदा, तो कहते लियो गदा तुम चलाओ, तो गदा युद्ध में उसको प्रवीण कर दिया। ठीक है, अर्जुन को देखा कि भाई इसका लक्ष्य बड़ा संधान अच्छा है, इसको तीर सिखा दिया। तलवारबाजी में नकुल को सिखा दिया एकदम से। भाला के मामले में युधिष्ठिर को सिखा दिया, सहदेव को भी भाला में युद्ध सिखा दिया। ठीक है, ये सब चीजें थी। और जो गुरु बच्चे होते थे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते थे। कैसे, कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, ये सिस्टम होता था बच्चों का। बच्चे अपने आप का पूरा तन और मन समर्पित कर देते थे। धन तो होता नहीं था बच्चों के पास, बट वो सब समर्पित कर देते थे, और जब कमाते थे बच्चे, जब कुछ हो जाते थे तो वो ला करके गुरुओं को दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है, ये सिस्टम था जहां गुरु का उद्देश्य शिष्य का सर्वांगीण विकास करना होता था, यानी चौतरफा विकास करना होता था। ठीक है, बच्चों का। आधुनिक संदर्भ, आज यह संबंध अधिक व्यवसायिक और औपचारिक हो चुका है। आज हम इसको एक प्रकार से बस कानूनी तौर पर इतना सिलेबस होगा, इतने घंटे पढ़ाया जाएगा, इतने साल तक आप पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, ये सब औपचारिकताएं आ चुकी हैं। व्यवसायिक हो चुका, आजकल लोग धंधा बना चुके हैं शिक्षा को और हर एक चीज को। ठीक है, हर एक बड़े बड़े टीचर जो है लाखों में फीस ले रहे हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ते भी हैं उन चीजों को, क्योंकि उस लेवल की पढ़ाई भी होती है। क्लियर, तो ये चीजें हैं। लेकिन इसका मूल सार आज भी विश्वास, सम्मान और समर्पण पर टिका हुआ है। आज भी जब गुरुओं को बच्चे देखते हैं नमस्कार करते हैं। जैसे कि मैं कभी जैसे गोंडा में जाता हूं या कहीं पर मैं जाता हूं, जैसे बनारस गया, गोंडा गया या कहीं पर गया, तो बच्चे जब मिलते हैं तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और पहले तो सोचते हैं गुरु जी ये शुक्ला सर है कि नहीं है, और जब वो पहचान जाते हैं तो प्रणाम करते, मिलते हैं मुझसे आकर के। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ कि हाँ भाई मैं ही हूँ। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पहचान पाते, मुझे बताना पड़ता है, पूछते हैं बच्चा करके, सर जी आप ही पढ़ाते हैं यूट्यूब पर? हाँ भैया मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसे बताना पड़ता है। तो आज भी आप देखते हैं यह विश्वास, सम्मान और समर्पण पर टिका हुआ है। गुरु का कर्तव्य ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य भी देना होता है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे का करवाना एक गुरु का एक बढ़िया कर्तव्य होता है। क्योंकि अगर गुरु नहीं सिखाएगा बच्चों को तो कौन सिखाएगा। शिष्य का कर्तव्य आज्ञाकारिता और श्रद्धा रखना होता है, यानी शिष्य का कर्तव्य क्या है, वो आज्ञा माने गुरु की और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखे। गुरु उसको अच्छा मार्ग ही दिखाएगा, ये विश्वास करना पड़ता है। महत्व यह है कि यह संबंध शिष्य के चरित्र निर्माण, यानी कि उसका कैरेक्टर जो है बिल्डिंग के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो गुरु ही ये सब चीजें एक शिष्य को प्रदान करता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शिक्षा का अर्थ लिखिए। शिक्षा का अर्थ बताएं, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। इसका शब्द का सामान्य अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है मिलकर के। लैटिन भाषा के शब्दों को अगर देखें, एजुकियर शब्द एक है। एजुकियर शब्द का मतलब होता है पालन पोषण करना या अंदर से विकसित करना, ये होता है एजुकियर। दूसरा ही लैटिन भाषा का शब्द है एडुकियर। ठीक है, एडुकियर की अगर बात किए तो बाहर निकालना या अंदर छिपी हुई शक्तियों को अभिव्यक्त करना। बेसिकली जो एजुकेशन शब्द है वो इसका ज्यादा अर्थ पकड़ता है। एजुकेटम शब्द से भी निकला हुआ शिक्षा माना जाता है। बहरहाल शिक्षा का मतलब होता है जो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर जो जानकारी है उसको प्रकट करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते वही शिक्षा की प्रक्रिया होती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक ज्ञान को बाहरी लोगों के समक्ष प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत में देखेंगे तो शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से बना हुआ, जिसका मतलब होता है सीखना, जानना। विभिन्न परिभाषाओं की अगर बात करें हम तो लिखेंगे संकीर्ण अर्थ में इसकी परिभाषा, औपचारिक संस्थानों जैसे कि स्कूल में दी जाने वाली निश्चित ज्ञान और कौशल प्राप्ति, ये होती है आपकी संकीर्ण अर्थ शिक्षा का। शिक्षा का मतलब होता है जैसे स्कूल को जो विश्वविद्यालय में, स्कूल में भी, ठीक है, इंटर कॉलेज में जो आपको शिक्षा मिलती है वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, जिसमें फिक्स है कि भाई इतना सिलेबस पढ़ना है, इस टीचर के से ये पढ़ाएगा, इतना टीचर ये इतना समय पढ़ाएगा, ये सिलेबस है। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, समय का घंटा फिक्स होता है, किताबें फिक्स होती है, सिलेबस डिसाइड होता है। ये सब होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। एक होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ की अगर बात करें बेटा तो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता है
तब तक वह सीखता ही रहता है, हर चीजों को देख करके वो सीखता ही रहता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हुआ कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षा होती है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हुआ। ठीक है, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ हुआ वो हुआ कि भाई स्कूल में गए और पढ़े और चले आए। स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान होना, यह आपका शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण है। जबकि एक जीवन की लंबी प्रक्रिया, वो आपका पूरा का पूरा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अपने ठीक है अपने अनुभवों, पर्यावरण और सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखता रहता है। आदर्शवादी परिभाषा अगर देखें, विवेकानंद जी ने दी है शिक्षा को लेकर के, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। सब विवेकानंद जी मानते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर जो तमाम सारा चीज अंदर से विद्यमान है उसको बाहरी या पूर्णता बाहरी तरीके से उसको प्रकट करना ही क्या होता है, शिक्षा होती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वह साधन होता है, वह तरीका होता है, यह वह साधन होता है, वह उपकरण होता है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को बाहर निकालता है। जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक गुण है उसको बाहर निकालने के लिए शिक्षा रूपी साधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बाहर निकाल करके उसे क्या करता है, समाज में समायोजित होने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। शिक्षित व्यक्ति ही समस्याओं से घबराते नहीं हैं, वो समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। तो कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान भी है। समस्या बनने का मतलब यह है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा, बशर्ते आपको धैर्य रखने की जरूरत है और उस धैर्य के साथ साथ आपको समाधान ढूंढने की जरूरत है। शिक्षा हमको यही समाधान और धैर्य धारण करना ही सिखाती है। ठीक है, ये होता है शिक्षा और शिक्षा का अर्थ। लिख दीजिएगा। अच्छा, जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ये सभी प्रश्न के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सामाजिक एकता को परिभाषित कीजिए, अगला क्वेश्चन आपका। उससे पहले आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी, तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय में यही चीजें आपको शामिल है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या करेंगे एसएमएस, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको आपके लिए फीस रखी गई है मात्र 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, अधिकतर जो मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ मिलेगा। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। उसी 100 रुपए में आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी 9 वर्ष का ऑफर चल रहा है, बहुत जल्द ही ऑफर समाप्त भी हो सकता है, तो जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपए फीस जमा करके, क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, तो दोनों सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस कितनी हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड 100 रुपए एक सेमेस्टर की, तो 2 सेमेस्टर कितनी फीस हो गई, 200 रुपए हो गई। लेकिन 200 रुपए फीस नहीं है, चूंकि ऑफर चल रहा है। यही 200 रुपए आपको अब केवल 200 ना देकर के केवल 150 रुपए देने हैं। जो बच्चा 150 रुपए फीस जमा करेगा उसको फर्स्ट सेमेस्टर का भी ग्रुप मिल जाएगा और सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की क्लास भी उसको मिल जाएगी। यानी कि इसका आपका बड़ा फायदा होने वाला, जो बच्चे अभी ऑफर का लाभ उठा लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने ऑफर का लाभ नहीं उठाया तो जान लीजिए कि फिर वो सही तरीके से नहीं जान पाए। 50 रुपए की छूट है, बाद में आप सेकंड सेमेस्टर भी जुड़ते हैं तो आपका 50 रुपए आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन अभी कम लगेगा। इसमें आपको जैसे आपका जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एजुकेशन के अलावा जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, ठीक है, या शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपके, मैं आपको मनोविज्ञान हो गया आपका वो भी देता हूँ, अर्थशास्त्र के भी नोट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, अर्थ ये आपकी चीज जो मिलेगी वो आपका लिखने वाली परीक्षा के लिए यानी अति लघुत्तरी लघुत्तरी जैसे मैं करवा रहा हूँ ये भी मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव वाला यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। दोनों टाइप का मिलेगा। यहाँ मेजर माइनर को करिकुलर सभी का आपको मिल जाएगा। को करिकुलर में आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, दोनों का आपको मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर देगी। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाएं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको फीस जमा कर देनी, या फिर आप फीस जैसे किसी अगर नहीं जमा करना जानते हैं तो इसके अंदर पर आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप एसएमएस उसी नंबर से करें जिस नंबर से आपको कोर्स में ज्वाइन होना हो। गर्ल्स और बॉयज ग्रुप के लिए अलग अलग व्यवस्था है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस आपकी मात्र 150 रुपए फीस रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत जुड़ जाए, देर ना करें, इस दिए गए नंबर पर तुरंत एसएमएस करें, ठीक है, चूंकि पुराना नंबर बंद हो चुका है, नया नंबर आपके लिए चालू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक एकता को परिभाषित कीजिए। वैसे आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सीरीज में, कम से कम आपका 60 रुपए की एक सीरीज आएगी, तो आपका 5-6 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की हो जाएगी, 4-5 सब्जेक्ट की, कम से कम 200, 250, 300 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर के। 2 सेमेस्टर के 600-700 रुपए खर्च हो जाएंगे।
ऐसे में आप 150 रुपए में सब कुछ अगर प्राप्त कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सामाजिक एकता को परिभाषित कीजिए। सामाजिक एकता क्या है? सोशल यूनिटी से तात्पर्य एक समाज या समूह के सदस्यों के बीच सामंजस्य, बंधन और अपनेपन की भावना से होता है, जो उन्हें एक इकाई के रूप में बांधती है और एक जैसा प्रतीत करवाती है। परिभाषा लिखेंगे, यह वह स्थिति होती है जहां समाज के लोग जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के अंतर को भुला देते हैं कि भाई किस जाति का लोग है, किस धर्म का है या किस भाषा का, किस वर्ग का है, डोंट मैटर, सब मिलजुल करके रहते हैं। साझा लक्ष्य यानी सभी के लक्ष्य एक होते हैं और सभी के मूल्य एक ही होते हैं और उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उन मूल्यों के प्रति, उस वैल्यूज के प्रति, उन गोल्स के प्रति सभी लोग सेट होते हैं और उसी आधार पर काम करते हैं, जिससे समाज में स्थायित्व और सहयोग बना रहता है और समाज अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। इसके मूल तत्व होते हैं आपसी सहयोग। समाज में जो एकता है वो बनता है किससे? आपसी सहयोग से। एक दूसरे की सहायता करना और सामूहिक हित को प्राथमिक देना, ठीक है, बजाय पर्सनल हित को वहां पर फोकस नहीं करना। ऐसा काम कर जिससे सभी का फायदा हो। ठीक है, तो ये होता है आपका मूल तत्व। इससे क्या होता है? समाज आगे बढ़ता है। साझा मूल्य और विश्वास, एक ही संस्कृति, नियम और नैतिकता में विश्वास रखना, ये सबसे जरूरी होता है सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए। और सदस्यता की भावना, यानी स्वयं को समूह का अभिन्न अंग महसूस करना हमेशा कि मैं भी इस सदस्य, मतलब इस सभ्यता का अंग हूं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे भारत में विभिन्न राज्यों और धर्मों के लोगों का राष्ट्रीय पर्वों पर एक साथ आकर के जश्न मनाना सामाजिक एकता का एक सशक्त उदाहरण आपको देखा जा सकता है। ठीक है, आप तो इसका करेक्ट आपका इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका, अवकाशकालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अवकाशकालीन शिक्षा क्या होती है? हॉलीडे बताए, हॉलीडे टाइम एजुकेशन, इसका तात्पर्य होता है उस शिक्षा से जो व्यक्ति को खाली समय या छुट्टी के घंटों का उपयोग करके, ऐसा जो है अवकाश के घंटों का उपयोग करके पॉजिटिव और एक क्रिएटिव तरीके से करने के लिए तैयार करती है, यानी कि एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आपको चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है। उद्देश्य इसका यह होता है कि व्यक्ति को अपने अवकाश यानी छुट्टी के दौरान को केवल मनोरंजन में बर्बाद करने के बजाय आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए देखा जाए, स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस करवाया जाए और ज्ञानार्जन यानी और भी ज्यादा ज्ञान उसमें प्राप्त कर लिया जाए, उसके लिए मोटिवेट करना होता है। इसी को बोलते हैं आपका अवकाश टाइम की शिक्षा। ठीक है, व्यक्ति छुट्टी पे है, छुट्टी के दौरान केवल वो पिक्चर मूवी ना देखे बल्कि वो कुछ और अध्ययन कर ले ताकि उसका ज्ञान और थोड़ा सा डेवलप हो, बढ़े। इसका लाभ ये है कि सृजनात्मकता का विकास होता है, इसमें क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे पेंटिंग सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, लेखन जैसे शौक पूरे करने का अवसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य आपका इससे ठीक रहता है, दिनचर्या की नीरसता से मुक्ति और मानसिक तनाव में इससे कमी आती है। ठीक है, चूंकि आप व्यस्त रहते हैं, आप अलग अलग चीजों में, इसमें आपका दिमाग बटा रहता है, तो ऐसे में आप ज्यादा टेंशन में नहीं रहते। नागरिक सहभागिता, सामुदायिक सेवा या सामाजिक कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है इससे। साथ ही साथ में माध्यम इसका यह है कि यह शिक्षा आमतौर पर अनौपचारिक होती है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होती बल्कि इनफॉर्मल शिक्षा होती है, जो पुस्तकालय, संग्रहालय या खेल कूद या यात्रा या कला शिविरों के माध्यम से आपको मिल सकती है। आप किसी किताब को उठा करके पढ़ सकते हैं, आप किसी जहां पर तमाम सारी चीजें इकट्ठा रखी हुई उनको जाकर के देख सकते हैं, आप खेल कूद करके जो है मनोरंजन कर सकते हैं या फिर यात्रा कर सकते हैं, कोई कला बना सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है, जो छुट्टी के समय की शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की अगर बात की तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति को समाज के एक सक्षम, उपयोगी और जिम्मेदार सदस्य के रूप में तैयार करते हैं, करने से संबंधित है, ताकि वह समाज की प्रगति में योगदान कर सके और समाज के बदलते परिवेश के साथ अपने आप को अनुकूल बना सके। प्रमुख उद्देश्य यह है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य की, पहला सामाजिक कुशलता का विकास होता है, यानी कि सोशल स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, व्यक्ति को समाज के नियमों को सीखना, रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार करना, ये एक प्रकार से आपका शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसको आप बहुत जल्दी समाज के नियमों को समझा पाते हैं, बता पाते हैं। दूसरा होता है आपका नागरिकता और नेतृत्व प्रशिक्षण, भी आपको शिक्षा के द्वारा ही मिलता है, जो कि समाज के संगठनों के लिए बहुत जरूरी होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कि सहिष्णुता हो गई। सहिष्णुता माने क्या होता है? जैसे हम एक दूसरे के प्रति एकदम से घुल मिल करके रहे, ज्यादा ज्यादा मतलब किसी को मारने पीटने पर ना देखे, एकदम से गंभीर, दयावान, इस टाइप का व्यक्ति। समानता के भाव रहे और न्याय का विकास करना, भविष्य के नेताओं को तैयार करना, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। समाज इससे बहुत कुछ समाज को प्रॉफिट होता है। इसके अलावा सामाजिक एकता का निर्माण, विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। कौन? शिक्षा।
ताकि समाज का विकास हो सके। तो सामाजिक उद्देश्य शिक्षा का यही सब है। सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, समाज में आवश्यक सकारात्मक बदलाव लाने और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी विकसित होता है जब आप शिक्षित होते हैं, जब आप किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति का संरक्षण करना और हस्तांतरण, पुरानी पीढ़ी के मूल्यवान ज्ञान और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी काम होता है। इसके अलावा निष्कर्ष, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के अनुरूप हो, जिससे एक स्थिर, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। तो इस तरीके से चीजें आपके लिए मैंने क्लियर करके समझा दी। ये होता है आपका शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि आपका हित सामाजिक हित के प्रतिकूल ना हो। ठीक है, आपका हित समाज के खिलाफ ना जाए, समाज के अकॉर्डिंग ही चले। सेक्शन बी, खंड बा की बात की तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आता है। मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत क्या है बताएं। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी की अगर बात की है तो ये एक महिला शिक्षा शास्त्री रही जिनके नाम पर स्कूल भी भारत में चलते रहे। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी एक इटालियन चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी, जिन्होंने बच्चों के स्वशिक्षा यानी सेल्फ एजुकेशन पर फोकस किया और उस पर आधारित एक वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का विकास किया, जिसके बारे में हम जानते हैं या जिसके बारे में हम पर चर्चा करेंगे। उनके प्रमुख शिक्षा सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी महोदया ने किन बातों को बताया कि शिक्षा में शामिल होना चाहिए, कौन कौन से विचार दिए, कौन कौन से सिद्धांत दिए शिक्षा को लेकर के, स्व शिक्षा के बारे में। देखिए, पहला सिद्धांत जो मेरिया मॉन्टेसरी का वो यही है, स्व शिक्षा या स्व विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, बालक में स्वयं सीखने की प्राकृतिक शक्ति होती है। हर बालक में कुछ ना कुछ सृजन करने की, सीखने की शक्ति हर बच्चे के अंदर होती है, बट उसको जगाने की जरूरत पड़ती है, उसको हमको उसको सही तरीके से यूज करने की जरूरत होती है। उसके स्व के विकास को हमको जगाना होता है और वही चीज हम जगाते हैं। ठीक है, शिक्षा का कार्य केवल इस आंतरिक शक्ति को बाहर आने में मदद करना होता है, ना कि ज्ञान को जबरन थोपना। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे पर ज्ञान को जबरदस्ती थोपेंगे तो वो बच्चा शायद ना पढ़ पाए, लेकिन जब हम उसके बच्चे के अंदर जो क्वालिटी, उस क्वालिटी के आधार पर उसको हम क्रिएटिव माइंड से उसको उत्पन्न करें ताकि वो बच्चा खुद सीखने पर मजबूर हो जाए, तो वो बच्चा इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को करेगा जो उसको करना चाहिए। दूसरी तो यानी कि स्व शिक्षा के विकास की बात करें। दूसरी बात मेरिया मॉन्टेसरी कहती है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी। बच्चे को अपने कार्य चुनने और अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरिया मॉन्टेसरी कहती है कि बच्चे से आप सोच रहे हो कि एक का बच्चा कक्षा 10 की किताब सिखा दो, तो वो नहीं हो पाएगा। यानी वो अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे सीखेगा, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग सीखेगा। जबरदस्ती उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है। स्व शिक्षा, हालांकि यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित वातावरण के भीतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पर बच्चे पर कोई अंकुश ना हो, कोई उसका मार्गदर्शक ना हो, मार्गदर्शक हो, लेकिन वो थोपे ना किसी चीज को, वो एकदम से बच्चे को स्वतंत्रता के साथ पढ़ाने का प्रयास करे। मेरिया मॉन्टेसरी अगली पद्धति बताती है इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंस ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी का मानना था कि ज्ञान के द्वारा, मतलब कि ज्ञान के द्वार क्या होती है, इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है। इंद्रियां कौन कौन सी, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए बच्चों को विशेष मॉन्टेसरी उपकरणों के माध्यम से देखने, छूने, सूंघने आदि इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाता है, ताकि जो है बच्चे इंद्रियों का सही उपयोग करना जान पाए। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, उसका जैसा कोई नहीं होता। हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है और उसकी सीखने की जो कैपेसिटी है या सीखने की जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है या गति है, स्पीड है सीखने की, वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा तीव्र गति से सीखता है, कोई बच्चा धीमे धीमे सीखता है। तो हर एक बच्चे की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। ऐसे बच्चों की एक क्वालिटी बनाए और ये देखिए कि कौन सा बच्चा किस क्वालिटी का है, किसकी बुद्धि लब्धि कितनी ज्यादा है, किसकी कम है, और उसके हिसाब से एक वर्ग बना करके अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो अतः इन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, ना कि सामूहिक रूप से। अब हर बच्चा एक जैसा थोड़ी होता है,
तो बच्चे की व्यक्तिगत क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को छाड़ ले, ऐसे और क्वालिटी वाले बच्चों को छाड़ ले, उनको एक कक्षा में बैठा दे। जिनकी क्वालिटी ज्यादा है उनकी क्वालिटी एक अलग कक्षा बना दे और उनके हिसाब से उनको सिखाएं। और जब बच्चे की क्वालिटी बढ़िया हो जाए उस बच्चों की, उन पर ज्यादा फोकस करें। जिनकी क्वालिटी कम है उनकी क्वालिटी डेवलप करें। तैयार वातावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। शिक्षक का कार्य एक ऐसा व्यवस्थित, आकर्षक और सुरक्षित वातावरण तैयार करना होता है बच्चों के लिए, जहां कोई बच्चा अपने आप उपकरणों के साथ काम करके सीख सके। इस वातावरण में शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, ना कि उस पर किसी भी चीज को थोपने की। एक सभी उपकरणों की व्यवस्था हो जाए, एक ऐसा माहौल टीचर क्रिएट करे जिससे बच्चा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। मांटेसरी ये चाहती थी, ठीक है, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट लगे और बच्चा स्कूल जाने के लिए कहे कि मम्मी हमको स्कूल जाना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में हम बांटते हैं या बांटा जा सकता है। जैसे कि एक होता है आंतरिक कारक, यानी छात्र से संबंधित होता है आंतरिक कारक, और दूसरा होता है बाह्य कारक जो कि पर्यावरण से यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है कि बच्चा क्या सीखेगा, कैसे पढ़ेगा। आंतरिक कारकों की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो इससे हमको ऐसे अभिप्रेरणा, हमको मोटिवेशन मिलती है पढ़ने की, तो हम पढ़ते हैं। मोटिवेशन छात्र की आंतरिक इच्छा और लगन सीखने के लिए सबसे बड़ा प्रेरक होती है। यदि छात्र मोटिवेट है किसी भी चीज को लेकर के पढ़ने के लिए तो वह सीखने के लिए अधिक प्रयास करता है। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे कानपुर में, तो हमको चूंकि पता था कि भाई हमको नौकरी लेना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, और हम नौकरी लेने के लिए पढ़ने के लिए गए थे, तो हमको लगा था कि भाई हम पढ़ेंगे मेहनत करके। भले ही मैंने पेपर एक भी पेपर देने को नहीं मिला हो, कोरोना लग गया, फिर मैं घर पे चला गया और फिर वहीं से कुछ मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब पर। कोरोना के बाद में थोड़ा सा यूट्यूब चल भी गया और उसके बाद से मैं लगातार इसमें फंसा रहा। मैं पेपर नहीं दे पाया, एक भी पेपर नहीं दे पाया। इसीलिए जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी लगन के साथ पढ़ाई की थी कि अगर मैं पेपर देता तो अच्छे तरीके से मेरा निकल जाता, ठीक है, लेकिन मैंने दिया नहीं। तो मेरे पास क्या था, मुझे मोटिवेशन ये था कि भाई अगर हम पढ़ेंगे हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमारे गांव में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, पिताजी की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि समाज में जब कहीं पर जाओ तो हर एक पिताजी आते थे तो सब यही कहते थे हमारा लड़का यहाँ पे पढ़ रहा है, वो कर लिया है, कोई इंजीनियर हो गया, कोई कुछ हो गया, सब यही बताते हैं। कहीं रिश्तेदारी में जाओ, कहीं पर शादी ब्याह में जाओ, कहीं पर तो यही होता है। तो वहां पर पिताजी का सब जरूर थोड़ा सा डाउन होता है कि भाई हमारे लड़के नहीं करते, लेकिन पिताजी हमारे हमेशा से यही कहते हैं कि बेटा नौकर बनो मत नौकर बनाओ, सीधा सीधा बोलते हैं। नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा है, अपने घरे रहो, हम सबका देखिए, 4 भाई हैं, चारों जन का कहा था घरे बैठो आराम से देखिए, हम बस खाली हम अभी कमा के सक्षम है, कमा के तुम्हारे सबका खवा निपटाई दे, इस तरीके से बताते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि यहां पर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ये होता है कि आपके अंदर एक जुनून होता है पढ़ने का, कि अगर भैया हम करेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट होगा, हमको ये होगा, तो ये मोटिवेशन होता है। या किसी के लिए पढ़ना या अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स ले लाना कि भैया हम पढ़ेंगे, तो मोटिवेशन होता है। तो अगर ये आपको मिल गया तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता पढ़ने में, ठीक है। तो मोटिवेशन ढूंढिए, आप अपने उस अस्तित्व को पहचानिए जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं या किस लिए आपको पढ़ना है। ये जिस दिन डिसाइड हो गया उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी, पक्का है, ठीक है। तो वह सीखने के लिए अधिक प्रयास करता है बच्चा, जैसे हम लोग एक दौरान ऐसे ही थे। बुद्धि और योग्यता, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्र चीजों को जल्दी समझते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो किसी भी चीज को जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। और जबकि योग्यता यानी किसी विशेष क्षेत्र की स्वाभाविक क्षमता होती है, छात्र को उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरित करती है। जैसे कोई छात्र है जो शुरू से वही चीज पढ़ता रहा है, उसकी योग्यता उसी में है, तो उसी चीज को जल्दी सीख पाएगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है और आप जबरदस्ती उस चीज को उसको बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो शायद वो उन चीजों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, नहीं जान पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ध्यान केंद्रित करने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और शारीरिक स्थिति अगर ठीक है तो हम पढ़ने में अच्छे होते हैं। पता चला कि भैया आप पढ़ने बैठो, बीमारी है, पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे में आपका स्वस्थ रहना पढ़ते समय बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रुचि और दृष्टिकोण यानी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दृष्टिकोण एटीट्यूड क्या है। जिस विषय या गतिविधि में छात्र की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है,
वह उसे अधिक उत्साह से सीखता है, अधिक उत्साह से करने के लिए एक लालायित होता है। सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसका, उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जब किसी भी चीज को बच्चा खुद सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज में, तो उस चीज पर बच्चा ज्यादा फोकस करता है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें उसका जो एटीट्यूड होता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। बाह्य कारक, तो ये सब बच्चे के आंतरिक कारक हो गए जो बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। बाह्य कारक हो गया, पहला बाह्य कारक है पारिवारिक वातावरण। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो शिक्षित हो बच्चे के लिए पारिवारिक वातावरण का होना अच्छा है। परिवार अगर अच्छा है उसका, अब पता चले परिवार ही अच्छा नहीं है, रोज झगड़ा हो रहा है परिवार में, रोज मारपीट हो रही है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसी झगड़ा लड़ाई में फंस करके वो भी वही चीजें सीखता रहेगा, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये कि बच्चों को एकदम इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए। परिवार का शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति और माता पिता का सहयोग छात्र की शिक्षा को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए माता पिता अगर आपस में लड़ते हैं तो बच्चे भी एक प्रकार से आगे कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। या तो बच्चे उतना ज्यादा टैलेंटेड हो कि भाई वो चीजों को इग्नोर कर ले। पारिवारिक वातावरण अगर अच्छा होता है बेटा तो चीजें अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं जब एक आम या गांव का लड़का जब बाहर जाता है तो ऐसी में ना उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, ना ही परिवार का वातावरण इतना अच्छा था। परिवार में संयुक्त परिवार होता है, खिटपुट लगा रहता है, आए दिन झगड़ा लड़ाई होती रहती है। गांव वगैरह में ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब चूंकि टीवी हो गया है, तमाम चीजें हो गई, तो अब झगड़ा लड़ाई थोड़ा सा कम हुआ है, ध्यान लोगों का इधर उधर बटा हुआ है, लोग मोबाइल फोन चलाते हैं तो थोड़ा सा कम हुआ है ये सब, और थोड़ा संयुक्त परिवार कम हुए तो झगड़ा लड़ाई थोड़ी बहुत कम होती चली गई है। लेकिन आज भी चीजें आपको पुराने गांव में या गांव वगैरह में आप आज भी आपको झगड़ा होते हुए दिखाई पड़ जाता है। और सबसे झगड़ा की जड़ जो होती है वो होता है आपकी आर्थिक स्थिति, पैसा रुपया। यही नहीं आता तो बड़ा मारपीट होता है घर में, बहुत ज्यादा बेकार सा लगता है। तो ये चीजें होती है। दूसरी बात होती है भैया बाह्य कारक जो बच्चे को प्रभावित करता है पढ़ने के लिए, विद्यालयी वातावरण। शिक्षक की गुणवत्ता, यानी शिक्षक अगर अच्छा है, टीचर अगर अच्छी क्वालिटी का है तो बच्चा भी सीखने के लिए मोटिवेट होता है। शिक्षण विधियां, किस तरीके से शिक्षक पढ़ाता है, अगर विधि शिक्षा की अच्छी है तो बच्चे खूब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस कैसा है, अनुशासन और स्कूल की मूलभूत सुविधाएं सीखने को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। अगर सुविधा अच्छी मिलती है तो बच्चा आगे अच्छा पढ़ेगा, सुविधा नहीं मिलती है, टीचर अच्छे नहीं है, क्वालिटी टीचर नहीं है, तो बच्चों को डिमोटिवेशन मिलता है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, बच्चे को उस पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं जाग पाता है। टीचर को चाहिए कि ऐसा ऐसा तरीके से पढ़ाए जिससे इंटरेस्ट जाग जाए। जैसे आप देखते हैं कि पटना के खान सर, आपने सभी लोगों ने नाम सुना होगा, वो जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ाते हैं, थोड़ा सा तमाम प्रकार की भाषा का, देहाती भाषा का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अवधि में पढ़ाते हैं, ऐसे खान सर जी वो बिहारी में पढ़ाते हैं, ठीक है, भोजपुरी बोलते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा सा जो आसपास के बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है। अच्छा, बिहारी लैंग्वेज जो दिल्ली का बच्चा देख रहा है या जो बच्चा अलग मेरठ का देख रहा है, उधर साइड का देख रहा है, पूर्वी मतलब कि जो पश्चिमी वाला हिंदी का, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पश्चिमी जो हिंदी है वो बड़ी टाइट हिंदी है, अगर वो आपके सामने कोई बोल दे तो मारपीट होने की संभावना हो जाए। अगर एक बिहारी या यूपी वाले बच्चे के सामने, तो यूपी का छोड़ दो, यूपी का जो पूर्वी इलाका है जैसे गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, इधर का इलाका, या और इधर चलो जाओ गोरखपुर या बलिया हो गया या फिर बनारस हो गया, यहाँ सबके बच्चे को अगर कोई मेरठ का बच्चा या थोड़ा हरियाणवी बच्चा, तन्ने इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, तू 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 इधर आ जा, इधर जा, ऐसे बोले तो टुकार करके, तो लगेगा यहाँ के बच्चों को कि टुकार रहा है ये, ठीक है। हम ही जब नए नए कानपुर में गए तो वहां पे एक हॉस्टल में रह रहा था, तो वहां पे जो है व्यवस्था थी, तो उसमें मैं रहता था, खाता था और कुछ करवर देता था, तो उसी पे अपना रहना खाना फ्री था, ठीक है। ऐसे उसमें थोड़ा सा निपटा देता था कुछ इधर उधर का काम। और ऐसे क्या होता था, बढ़िया तरीके से व्यवस्था हुआ करती थी। अब उसके बाद में होता क्या था कि वहां पे जब बच्चे आते थे तो कुछ बच्चे थे मेरठ रोड साइड के, तो वो ऐसे बोलते, अबे अबे ये दे दे, वो दे दे, ऐसे करके बोलते थे, थोड़ा सा टाइट लगता था। हमसे तो झगड़ा हो गई एक व्यक्ति से, तो वो बोला बाद में आकर के, अरे भैया शुक्ला जी, हम जो है ये ऐसी ही भाषा में बोलते हैं, हमका दे दे नहीं दे दीजिए बोला जाता है, और चूंकि हम यहीं से थे तो हमको यही चीज लग रही थी। तो दिक्कत यहाँ पर फंसती है, क्योंकि आपका जो विद्यालयी वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, समाज का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक मूल्य, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा भी छात्र के शैक्षिक पथ को प्रभावित करते हैं।
ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक, शिक्षा का खर्चा, पाठ्य पुस्तकें और अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी छात्रों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तात्पर्य यह कहने का कि शिक्षा का अगर खर्चा, अब शिक्षा इस समय आजकल तो बड़ी महंगी होती जा रही है। हमारे गोंडा में ऐसे ऐसे स्कूल पड़े हैं जहां पर बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीसें हैं। हालांकि वहां पर व्यवस्था भी देते हैं, स्विमिंग पूल से लेकर के सब कुछ आपको देते हैं, घुड़सवारी वो सिखाते हैं, तमाम सारी चीजें, लेकिन आम नागरिक का बच्चा वहां पर नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी सोचने की है। और आजकल की जो प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट कॉलेज की जो पुस्तकें हैं बड़ी महंगी महंगी आती हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि आप एक, अगर सामान्य नागरिक बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका महीने भर का खर्चा अगर देखा जाए, बच्चे का जो है ट्यूशन फीस हो गया, स्कूल फीस हो गया, दुनिया भर का टीम टाम है। पहले हम लोग कभी ट्यूशन में नहीं पढ़े हैं यार, ये सब जो कोचिंग वोचिंग होता आज तक नहीं पढ़े। बस वही इंटर के पास जब पास हुए इंटर, उसके बाद में जब कानपुर गए तो वहां पर जो है एसएससी की कोचिंग में ज्वाइन दाखिला लिए थे बस। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग, ये नाम तो ये मतलब कि कोचिंग की, इंटर का कोचिंग पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, ये सब कुछ सिस्टम ही नहीं रहा। मतलब रहा, सभी बच्चे, बहुत अधिकतर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ते थे। हम वो उस क्षेत्र से थे कि उदाहरण देख करके हम गणित का सवाल लगाते थे। पूरा एक महीने के अंदर 74 नहीं 64 रफ, 10-10 वाला रफ आता था, 10 रुपए का रफ आता था। रफ कापी इतनी मोटी मोटी होती थी, उसके पन्ने एकदम सड़े गले टाइप के होते थे। वो रफ आज भी मेरे पास, तो कई सारे रफ भरे हुए हैं, लेकिन एक आध दो रफ मेरे पास अभी रखा हुआ है। मैं आपको एक आध रफ दिखाता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। अभी मैं जब गणित लगाता था, एक रफ मेरे पास अभी मौजूद है, बहुत पुराना रफ है मेरा, जिसमें मैं गणित इंटर की लगाया करता। मैं गणित से इंटर था। ये रफ मेरे पास आज भी मौजूद है, बहुत नीचे रखा हुआ था, दिखाता हूं मैं आपको। ये रफ है मेरा, ये रफ है बेटा, इसमें क्या रखा हुआ है, ये माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट है। देखें, इंटरमीडिएट का एक कार्ड था, ठीक है, ये एडमिट कार्ड था, अभी इसी में रखा हुआ था, आज मिला है मुझे। ये देखिए, ये पूरा रफ भरा हुआ है। इसमें आप देखिए हिंदी उंदी किस तरीके से देखिए लिखी हुई है, देखो ये रफ है, ये इंटर के बाद का रफ है। ठीक है, ये देखो सब पूरा नोट्स वगैरह सब बना हुआ, पूरा भरा हुआ इसमें नोट्स, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी ज्यादा पढ़ते थे। देखो ये सब रचनाएं लिखी, कानन कुसुम से लेकर के सारी चीजें। ठीक है, ये रफ जो है ये बहुत पुराना रफ है मेरा। ठीक है, इंटर पास करने के बाद वाला रफ है ये, और इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं पे सब भर जाते थे। तो ये सब चीजें आपकी हैं। आर्थिक खर्चा जो होता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये चीजें मिलती रहती हैं आपको तो अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, ये सब पूरा चीजें पढ़ करके तुमसे जब भी लिखते थे तो यहाँ पर 10-10 का 640 रुपए का केवल रफ मेरा भरा था, और पैसा जो था वजीफा आता था, उसका निकाल करके हम लोग क्या करते थे, तमाम सारी चीजें होती थी, जो कि बहुत ज्यादा फीस भी नहीं थी हम लोगों की, स्कूल की बहुत कम फीस होती थी। आजकल तो भैया इतनी महंगी महंगी पुस्तकें, इतनी महंगी महंगी कि भाई आपका पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जो है उस चीज को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य पर एक निबंध लिखिए। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल मतलब बताएं, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। इसका अर्थ है शिक्षा का वह लक्ष्य जो व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल विकास की बात ध्यान देता है, क्षमताओं के पूर्ण प्रकटीकरण और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देता है। यह उद्देश्य मानता है कि समाज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए है। यानी समाज व्यक्ति के लिए होता है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए होता है। समाज के अकॉर्डिंग मतलब व्यक्ति के अकॉर्डिंग समाज बनता चलता है। आधारभूत विचार की बात की है, द फंडामेंटल आइडियाज। इस सिद्धांत के समर्थक जैसे टीपी नन हो गए, रूसो हो गए, जीन जैक्स, ये सब मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसमें असीम जन्मजात क्षमताएं होती, पहले से विद्यमान रहती, उसके अंदर पैदा होते ही कुछ ऐसी चीजें बच्चों को मिल जाती हैं जो कि और किसी में नहीं होती हैं। शिक्षा का प्राथमिक कर्तव्य इन शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने वाला होता है। यानी शिक्षा क्या करती है, इसी जन्मजात शक्ति को बाहर निकालने की प्रक्रिया का नाम है शिक्षा। शिक्षा वह साधन है जो कि अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है, बाहर निकालती है, बाहर प्रकटीकरण करती है। ठीक है, समाज का कार्य एक ऐसा वातावरण, समाज का कार्य किसमें क्या, समाज का कार्य देखिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो सके, तो समाज का एक कार्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजों को समझा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है बेटा, व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभाओं, रुचियों और क्षमताओं को पहचानना और उन्हें पोषित करना होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान, क्षमता और जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करना। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित विकास करना, यह भी इसका एक जो है उद्देश्य रहा है, ठीक है, शिक्षा का। इसके अलावा स्वतंत्रता, स्वायत्तता, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय लेने और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आलोचना और समालोचना, क्रिटिसिज्म एंड देखिए, इस उद्देश्य की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा, यानी कि जो व्यक्तिगत या जो व्यक्तित्व विकास को लेकर के शिक्षा है, व्यक्तिगत या डेवलपमेंट है, यानी कि पर्सनल चीजें हैं, तो सामाजिक विघटन हो जाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि समाज जो है कुछ नहीं है, व्यक्ति ही सब कुछ है, और व्यक्ति को आधार बनाकर के चीजें करी जाएंगी, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सामाजिक विघटन होगा और अराजकता फैलेगी। व्यक्ति अलगाव में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि समाज के बिना बच्चा जो होता है वो पशु की भांति होता है। जब तक व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता है, तब तक व्यक्ति का एक प्रकार से जान लीजिए कि वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही एक मनुष्य बनता, नहीं तो वो एक जानवर की भांति होता है। समाधान, आधुनिक संदर्भ में शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के जो उद्देश्य हैं, व्यक्तिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों को परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक माना जाता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भी। एक स्वस्थ और पूर्ण विकसित व्यक्ति ही एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा को व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वह स्वयं का विकास करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभा सके। शिक्षा के द्वारा ही अपने कर्तव्यों का बोध या जानकारी मनुष्य को मिलती है, ठीक है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, प्रश्न आपका आ चुका है। देखें, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन का आशय होता है किसी देश के विभिन्न धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता, सामंजस्य और अपनेपन की भावना विकसित करने से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के लोग अपनी विविधता को बनाए रखते हुए एक साझा राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ एक रूपता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नागरिक एक ही भाषा बोले, एक ही धर्म का पालन करें या अपनी संस्कृति को ही सब कुछ समझे। वो अपनी संस्कृति को अपना माने, दूसरी संस्कृति का भी सम्मान करें। राष्ट्रीय एकीकरण में अपनी भाषा बोले लेकिन दूसरी भाषा का भी सम्मान करें, ठीक है। अपनी क्षेत्रीय पहचान खो दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये राष्ट्रीय एकीकरण का विविधता का सम्मान करें। जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, सभी का सम्मान करें। सभी अपने अपने स्तर पर रहें, सभी अच्छे हैं। विविधता का सम्मान करते हुए सभी नागरिक देश की संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पित हो जाएं, यही एकीकरण कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व में जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, ये सब शामिल होते हैं। प्रमुख तत्व की बात करें, राष्ट्रीय चेतना यानी देश और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक होना, ये एक प्रकार से इसका मूल तत्व होता है राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय चेतना। दूसरा होता है सहिष्णुता और सम्मान करना, एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे की भाषा का और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखना भी इसका एक मूल तत्व होता है, इसका राष्ट्रीय एकीकरण का, नेशनल इंटीग्रेशन का। इसके लिए शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके लिए समान अवसर, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर मिलना, यह भी है। इसके अलावा साझा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, सम्मान के साथ रहना। चूंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और संविधान के प्रति सम्मान, ये राष्ट्रीय एकीकरण को बाधा नहीं बल्कि उसको पुष्ट करता है, उसको अच्छा बनाता है। इसलिए इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। शिक्षा की भूमिका, इन सभी में एकीकरण में शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा पाठ्यक्रम और सह पाठ्यचर्या यानी कि जो को करिकुलर होता है, गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना को सिखाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को बताया जाता है कि सभी धर्म, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हर एक धर्म जो है उसको बराबर का दर्जा मिला हुआ है। एकता की भावना का विकास करती है कौन? राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। इस तरीके से हमने चीजों को समझा।
अगला क्वेश्चन से आपका शिक्षा के अभिकरणों से क्या अभिप्राय है? शिक्षा के क्या अभिकरण होते हैं बताएं। शिक्षा के कई अभिकरण या साधन बोले, अभिकरण बोले, बात एक ही, एजेंसी बोले। तो शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन से तात्पर्य उन संस्थानों, समूहों या माध्यमों से होता है जो जानबूझकर या अनजाने में व्यक्ति को सीखने और विकसित होने में मदद करते हैं। ये वे साधन होते हैं महोदय जिनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को पूरे करने के लिए विभिन्न उपकरणों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं उपकरणों को, उन्हीं अभिकरणों को हम शिक्षा का अभिकरण या शिक्षा की एजेंसी कहते हैं। शिक्षा के अभिकरणों को उनकी प्रकृति और उनके फंक्शन यानी कार्य के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है आपकी? पहला है औपचारिक अभिकरण यानी कि फॉर्मल एजेंसी शिक्षा की। ये वे संस्थान है जिनका गठन जानबूझ करके और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। विशेषता इसकी यह है कि निश्चित पाठ्यक्रम इसका होता है, एक समय सारणी होती है कि 40 मिनट का पीरियड होगा। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाना, विश्वविद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सारी की सारी शिक्षाएं जो होती हैं वो आपकी औपचारिक शिक्षा है। यानी स्कूल कॉलेज ये सब शिक्षा के आपके औपचारिक साधनों में आते हैं। ये सब फॉर्मल शिक्षा कही जाती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा जैसे इसमें एक फीस, शुल्क यानी शुल्क डिसाइड होती है, फीस आपकी, नियम एक बना होता है कि इस नियम से पढ़ाया जाएगा, इतना सिलेबस होगा, इतना टीचर पढ़ाएगा, सब कुछ होता है। योग्यताधारी शिक्षक होते हैं इसमें, यानी कि जो शिक्षक होते हैं उनके पास भी डिग्री होनी चाहिए, बीएड वगैरह या एमए वगैरह कंप्लीट हो, ठीक है। ये सब चीजें, जैसे आपको किस स्तर तक पढ़ाना तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे विद्यालय में आप शिक्षा, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सब शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। कैसे अभिकरण है बेटा? ये सब औपचारिक अभिकरण होते हैं शिक्षा के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका होता है शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज। अनौपचारिक अभिकरण की अगर बात करें बेटा, तो ये वे संस्थान हैं, संस्थान या समूह होते हैं जो व्यक्ति को अनायास ही जीवन भर शिक्षा देते रहते हैं। इनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, इसका कोई समय डिसाइड नहीं होता, कोई स्थान डिसाइड नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता। इसमें हर टीचर, कोई टीचर भी कभी बन सकता है, बच्चा टीचर बन सकता है, टीचर बच्चा बन सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। विशेषता इसकी है कि व्यक्ति दैनिक जीवन के अनुभव से इसमें सीखता रहता है। जब से व्यक्ति पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता तब तक वो शिक्षा के द्वारा सीखता रहे, मतलब कि वो अलग अलग चीजों से सीखता है, उसी को शिक्षा का अनौपचारिक साधन या अभिकरण कहा जाता है। उदाहरण जैसे परिवार से बच्चा सीखता है, समाज से सीखता है, पड़ोस आस पड़ोस से सीखता है, खेल के मैदान में जाकर के कुछ सीखता है, मित्र समूहों में जाकर कुछ सीखता है। ये सब बच्चों का क्या सीखना हो गया? ये सब आपका शिक्षा का औपचारिक नहीं बल्कि ये अनौपचारिक साधन होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, स्कूल में सीखना शिक्षा का औपचारिक संस्करण, औपचारिक अभिकरण होता है। अब तीसरा होता है इन्हीं दोनों के बीच का निरौपचारिक साधन, निरौपचारिक अभिकरण, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। ये वे औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों के बीच की कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य निश्चित होता है लेकिन संगठन और समय सारणी इनकी फ्लेक्सिबल होती, लचीली होती है, ठीक है। ये भी नियमबद्ध होता है लेकिन इसका जो समय सारणी है कोई फिक्स नहीं है, लचीली होती है। विशेषतया मुख्य रूप से उन लोगों को शिक्षा देना जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, यानी कि जो स्कूल कॉलेज महाविद्यालय नहीं जा पाए वो भी पढ़ सकते हैं इसको। जैसे आप लोग हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, तो शिक्षा का ये निरौपचारिक साधन है। निरौपचारिक साधन मतलब किसमें आप घर पे बैठे हो, रजाई के नीचे बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, पेपर देने के लिए जाना है, ठीक है। तो शिक्षा का कौन सा साधन है? ये शिक्षा का आपका निरौपचारिक साधन हो जाएगा। ऐसे पत्राचार के माध्यम से, पाठ्यक्रम यानी के माध्यम से, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो आपकी होती है और डिस्टेंस एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, या आप जो है पुस्तकालय में जाकर के खुद से पढ़ लेते हैं, ये सब शिक्षा के निरौपचारिक साधन है। या आप गूगल पर, आजकल तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इन सभी से आप पढ़ सकते हैं। ये सब ऐसे एप्लीकेशन जहां से आप कोई भी चीज सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अगर आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो यहाँ सब ये ऐसी चीजें को पढ़ाई से आप यूट्यूब से हमारी वीडियो देख करके पढ़ लेते हैं। आप कॉलेज नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये क्या है? ये आपका शिक्षा का निरौपचारिक साधन है। हालांकि ये निरौपचारिक औपचारिक साधन है, चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिलेबस फिक्स है और ये मैं आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, आपकी परीक्षा के दौरान पढ़ा रहा हूं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। बच्चे के भविष्य के लिए नींव का काम यही शिक्षा करती है, इसको प्ले ग्रुप की शिक्षा कहते हैं।
भारत में इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित रही हैं। अच्छा, हम लोग तो ये प्ले वाले ग्रुप माने कुछ नहीं जानते थे, कक्षा 1 से सीधे पढ़े हैं। तो पहले हाँ नर्सरी नर्सरी की चलती थी, उसमें भी मुश्किलें से नहीं ज्यादा नहीं उतना जाते ही नहीं थे। कक्षा 1 से जो है प्राइमरी में नाम लिखाया गया है, वहीं से पढ़ना शुरू किया। पहली चीज अपर्याप्त फंडिंग और आधारभूत संरचना। सरकार के द्वारा इस स्तर की शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन ना होना एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि सरकार इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती। अधिकांश आंगनबाड़ियों और पूर्व प्राथमिक केंद्रों में खेल के मैदान की कमी है, सुरक्षित भवन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, शौचालय और पर्याप्त शिक्षण सामग्री जैसी आधारभूत संरचना का अभाव रहा है। आजकल तो यह अभाव की पूर्ति है। अब हर एक आंगनबाड़ी प्राइमरी पाठशाला के चारों तरफ बाउंड्री घिर चुकी है। आप शिक्षा बिल्कुल सिक्योर है, मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है, दोपहर का भोजन मिल रहा है, टीचर्स को सैलरी मिल रही है, सब कुछ तो व्यवस्थित है। दूसरी बात है शिक्षकों का अप्रशिक्षित होना। शिक्षा की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या वो यही है कि शिक्षकों का अप्रशिक्षित होना और कम वेतन, यानी कि शिक्षकों को कम वेतन मिलता है कभी कभी, और वो अप्रशिक्षित यानी उनका ट्रेनिंग नहीं हुई थी। पहले के जो टीचर बने थे वो वैसे ही हो चुके थे। अब उनके लिए तमाम प्रकार की चीजें बताई जाती रही। पूर्व प्राथमिक स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता कि वे बच्चों के साथ कैसे डील करें। उनका वेतन और सामाजिक सम्मान कम होता है, जिससे वे इस कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। अगर सैलरी अच्छी मिलेगी और अच्छे तरीके से उनका रिस्पेक्ट मिलेगा तो अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर टीचर्स को बुला करके सम्मान दे दिया जाए तो उससे व्यक्ति खूब मोटिवेशन होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ्यचर्या का अभाव और औपचारिकता। कई केंद्रों पर मानकीकृत और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभाव होता है। माता पिता और शिक्षक अक्सर इस शिक्षा को अनौपचारिक खेल के बजाय प्राथमिक विद्यालय की तैयारी के रूप में लेते हैं, जिससे बच्चों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर माता पिता और शिक्षक अक्सर इस शिक्षा को अनौपचारिक खेल के बजाय एक प्राथमिक विद्यालय की तैयारी के रूप में लेते हैं, जबकि एक औपचारिक खेल होता है। बच्चों को बस केवल मोटिव मनोरंजन करना, उनको सिखाना, ज्यादा उसको स्ट्रेस मत देना, बच्चों को फ्री छोड़ दो, बच्चों को बस केवल उनकी केयर करो, देखभाल करो, ये वो पल होता है। लेकिन टीचर्स भी उसको नहीं जान पाते ना माता पिता जान पाते हैं। 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, उसको एकदम से ढकेले हैं कि जाओ पढ़ने जाओ पढ़ने। ठीक है, जागरूकता और पहुंच का अभाव। ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में माता पिता पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। गांव वगैरह में यहाँ तक कि हमारे पिताजी सीधे सीधे कहते हैं जब बच्चों को जो है हमारे भैया भेजने के सोचते, 3 साल का बच्चा है, अगर नहीं जाने का मन, जिस दिन कहेगा कि नहीं जाना उस दिन पिताजी कहते नहीं नहीं जाना है स्कूल। ठीक है लेकिन वो रोता है जब छोटा बच्चा, नहीं कम से कम 5 साल का हो जाए तब पढ़ने जाओ। आजकल 3 ही साल से पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, तो बच्चा का विकास नहीं हो पाता उसका सही तरीके से। ठीक है, वो उसका शारीरिक विकास कहने पे थोड़ा सा डैमेज होता है। इतना मोटी मोटी किताब चल गई है कि बहुत क्या ही बताए उसमें। चले, अपने बच्चों को केंद्र नहीं भेजते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में इन केंद्रों की भौगोलिक पहुंच भी एक समस्या है, कि कहीं कहीं पर दूर स्कूल है। अब तो भाई स्कूल नजदीक हो चुके हैं, तमाम प्राइवेट खुल चुके हैं, कहीं पर भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। घर से उठा करके बच्चों को ले जाते हैं बढ़िया कार वगैरह में बैठा करके, वो क्या नाम है, वैन आती है, स्कूल वैन, बस आता है वहां से। स्वास्थ्य और पोषण की उपेक्षा। पूर्व प्राथमिक केंद्र अक्सर केवल शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, पोषण और टीकाकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है ऐसे स्कूल्स में, जबकि बच्चों पर इस पर फोकस करना चाहिए, जबकि ये बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति में खेल का क्या महत्व है। किंडरगार्टन पद्धति एक पद्धति है, बड़ी जबरदस्त पद्धति है, इसमें खेल का बड़ा महत्व रहा है। किंडरगार्टन पद्धति जो रहा है, ये जर्मन शिक्षा शास्त्री है फ्रेडरिक फ्रोबेल, उनके द्वारा विकसित की गई एक शिक्षा पद्धति है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। किंडर माने बच्चे, किंडर जॉय आप पढ़ते हैं, किंडर जॉय यानी कि बच्चों का मनोरंजन। किंडर जॉय खाते जो आप हैं, ठीक है, बच्चे खाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही किंडर गार्डन है, गार्डन माने बगीचा, और बच्चों का बगीचा यानी कि किंडर माने तो बच्चों का बगीचा यानी किंडर गार्डन। यानी फ्रोबेल ने बच्चों को एक पौधा, शिक्षक को एक माली माना है, बच्चों को एक पौधा माना है, और विद्यालय को एक बगीचा माना है, और कहा कि जिस तरीके से माली अपने बगीचे की पौधे की देखभाल करता है, ऐसे ही टीचर को बच्चे की देखभाल करना चाहिए। ठीक है, इस पद्धति में खेल का महत्व उन्होंने बताया कि खेल के द्वारा, खेल खेल में सीखना, तो खेल खेल में सिखाने पर फोकस किया किसने, फ्रोबेल नाम के एक शिक्षा शास्त्री, जर्मन शिक्षा शास्त्री ने। पहला सिद्धांत फ्रोबेल ने क्या कहा,
विकास का माध्यम खेल बताया इन्होंने। फ्रोबेल के अनुसार खेल बच्चे का स्वाभाविक कार्य होता है। खेल के माध्यम से बच्चा अपनी भीतरी शक्तियों को बाहर निकालता है और खुद को अभिव्यक्त करता है। बच्चों को अगर आप पढ़ाने के लिए पर्पज से पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको खेल खिलाएंगे और खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से चीजों को सीख जाता है। ठीक है, तो फ्रोबेल ने इस पक्ष पर ध्यान दिया। दूसरी बात फ्रोबेल ने कही सामाजिक विकास। ये किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल ने ही दी है। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक खेलों में भाग लेने से बच्चे सहयोग, सहिष्णुता और आज्ञाकारिता, नेतृत्व और सामाजिक समायोजन जैसे गुणों को सीखते हैं। वे दूसरों के साथ बातचीत करना और नियमों का पालन करना सीखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा अगला आपका है शारीरिक और मानसिक विकास। भाग दौड़ वाले खेल बच्चों के शारीरिक अंगों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा खेल कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और समस्या समाधान कौशल का विकास भी करते हैं। ठीक है, शिक्षा का आधार की अगर बात की जाए तो शिक्षा का आधार उपहार और व्यवसाय। फ्रोबेल ने शिक्षा के लिए उपहार यानी गिफ्ट्स जैसे गेंद, घनाकार ब्लॉक और व्यवसाय यानी कि जैसे बुनाई, मिट्टी का काम, ये सब करना बच्चों को सिखाना, इसमें फोकस किया जाता है, उपयोग किया। ये उपहार और व्यवसाय वास्तव में शैक्षिक खेल ही हैं, जिनके माध्यम से बच्चा आकार को बनाना, रंग की कला, रंग का ज्ञान, संख्या का ज्ञान और रचनात्मकता को वो बच्चा सीखता है। जब हम खेल खेल में इन चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, बॉल के माध्यम से या फिर घनाकार ब्लॉक के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, ठीक है, बुनाई या मिट्टी के काम करवाने के माध्यम से, तो बच्चे उन चीजों को देख करके सीखते हैं। रंग का ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है, आकार का ज्ञान होता है, ज्यामितीय चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं किंडरगार्टन पद्धति में खेल केवल मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि यह समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्वशिक्षा का एक वैज्ञानिक माध्यम होता है। कौन? किंडरगार्टन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है दूसरे का यच। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप देख रहे हैं सारे, बहुत सारे प्रश्नों को मैंने रखा है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात की तो प्राइमरी एजुकेशन। प्रश्न क्या पूछा गया आपका? प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा जो होती है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। 5 से लेकर के 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा, या वैसे माध्यमिक शिक्षा आपका 8 से लेकर के आपका 12 तक होता है। कहीं कहीं पर आप जो है 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। बच्चे के शैक्षिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सीढ़ी होती है ये। ठीक है, इसके उद्देश्य बच्चे को जीवन के लिए तैयार करने और बुनियादी कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होता है। मूल साक्षरता और अंक ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड जो है न्यूमेरेसी। बच्चे को पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही सीखते हैं, ताकि वह दैनिक जीवन के कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सके। जोड़ना, घटाना, सब कुछ, भाग, गुणा सब यहीं पर आपको बताया जाता है। दूसरी बात है शारीरिक और स्वास्थ्य विकास भी यहीं पर आपको मिलता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझाना भी इसी समय होता है। पर्यावरण वगैरह के बारे में, नैतिकता के पथ पर नैतिक शिक्षा, ये सब आपको यहाँ पर बताई जाती है। अच्छे शारीरिक आदतों का विकास करना, खेल कूद के माध्यम से शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करना, ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तीसरी बात है शारीरिक और नैतिक विकास। ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों का विकास करना। बच्चे को परिवार, स्कूल और समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझना, ये सब भी यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। चौथी बात है सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास भी यहाँ से होता है। देश की संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्ञान देना, उनमें राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को पोषित करना, ये भी यहाँ का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की योग्यता विकसित करना इसका उद्देश्य है। उनमें तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीज बोना, ताकि वे अंधविश्वासों से दूर रह सके। ये सब चीजें प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही बच्चों को बताया जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को 3 आर यानी कि 3 आर, खासकर 3 आर में क्या क्या आता है? रीडिंग, राइटिंग एंड रिदमिक, ठीक है, के साथ साथ एक जिम्मेदार, स्वस्थ और जिज्ञासु नागरिक बनाना होता है। 3 आर फार्मूला जो होता है यहीं पर आपका काम करता है। कहां पर? प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं।
सेक्शन सी यानी खंड सा की अगर बात की जाए, देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका पहला प्रश्न, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की बात करें, एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में आता है। देखिए अत्यंत गहरी, व्यापक और वैज्ञानिक रही है भारतीय ज्ञान पद्धति जो प्राचीन भारत में रही है। इसका टक्कर आज भी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति वो नहीं ले सकती, जितना वैदिक चीजों में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा, खगोल से लेकर के भूगोल, खगोल, ज्यामिति सब पढ़ाता था वही टीचर, इतिहास भूगोल सब बताता था वो। यह केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू को शामिल किया जा गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो प्राचीन काल की शिक्षा है भारत में या वैदिक कालीन शिक्षा, उसके बारे में समझें। समग्रता और सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहां पर आप देखते हैं शिक्षा जो थी बेटा, शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं था कि शिक्षा पढ़ करके नौकरी प्राप्त करना था। आज शिक्षा का माध्यम क्या है? नौकरी। लोग कहते हैं पढ़ लिख करके नौकरी पाने के लिए लोग पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए आजकल कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन पहले के विद्यार्थी ज्ञान के लिए पढ़ा करते थे, आजकल नौकरी के लिए पढ़ा जाता है और पढ़ाया भी जाता है। बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर संतुलित विकास करना था ताकि व्यक्ति पूर्ण मानव बन सके। ठीक है, व्यक्ति पूर्ण मानव तब बनता है जब उसका बौद्धिक स्तर डेवलप हो, इंटेलिजेंस उसका ठीक, मानसिक यानी मेंटल लेवल पर ठीक हो, शारीरिक उसका ठीक ठाक हो, आध्यात्मिक तरीके से वो भी ठीक ठाक हो, यानी कि पूजा पाठ या धर्म के बारे में जानता हो, उस परम शक्ति के बारे में जानता हो जिसने उसको बनाया है। ठीक है, आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि धर्म पर ही डिबेट करना बैठा दिया जाए, बिना मतलब के डिबेट करने के लिए बैठा दिया जाता है कि भाई भगवान है कि नहीं है, इस पर डिबेट करते हैं। ठीक है, हालांकि छोड़िए इसके। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित विकास करना ताकि व्यक्ति पूर्ण मानव बन सके, ये पहला उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा करो, प्राचीन काल की शिक्षा का। अगला था आपका बाबू मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन। शुरुआती दौर में ज्ञान जैसे वेद को सुन करके और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। यह परंपरा उच्चारण की शुद्धता और स्मृति पर आधारित मतलब अत्यधिक जोर देती थी। यानी पहले जो था लिखने की कला का विकास नहीं था, लेखन कला का विकास पहले नहीं हुआ था। लेखन कला का विकास जब पहले नहीं हुआ था बेटा, तो वेद जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को याद करके रखा जाता था, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता था। वेदों को आप और से इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों को पुरुष ने नहीं लिखा, किसी ने, ये भगवान के द्वारा बनाई गई रचना है। ठीक है, अलग अलग ऋषियों ने इसको याद करके और फिर उसके बाद जब विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ, लिखने की कला का डेवलप हुई, उसके बाद फिर इसको लिखा गया वेदों को। ठीक है, तो वेद जो थे वो एक प्रकार से आपौरुषीय है और श्रुति परंपरा पर चलते थे, यानी कि इसको लेक्चर टीचर्स देते थे, उसको याद कर लेते थे बच्चे, यानी उससे इनका याददाश्त पावर पहले की बहुत ज्यादा थी। आजकल बच्चों को एक पाठ याद करने के लिए बोल दो, याद नहीं कर पाते, और पहले के बच्चे आप देखो किस तरीके से, पहले गुरु सब याद करते थे। गुरु से संबंध पर बल। शिक्षा गुरुकुल यानी आश्रम में दी जाती थी, जहां गुरु और शिष्य जो थे एक साथ रह करके पारिवारिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे। साथ ही साथ में इस संबंध में श्रद्धा, सेवा और समर्पण का भाव भी आपको पहले देखने को मिल जाता था। आज ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलता। आज तो बस क्या है, टीचर का काम है पढ़ाना, बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे नहीं मतलब है, बस टीचर अपना पढ़ा करके निकल जाता है। चौथा, प्राचीन ज्ञान परंपरा की विशेषता, ज्ञान की व्यापकता। ठीक है, वास्ट स्कोप ऑफ नॉलेज। इस परंपरा में केवल धार्मिक ग्रंथ यानी वेद, उपनिषद ही नहीं थे, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी कि जीवन के चार, ये आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हैं, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चतुर्वर्ग से संबंधित सभी विषयों को शामिल किया गया था। जैसे कि आप जैसे विज्ञान के बारे में बताया जाता था। ठीक है, इसमें ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, इन सभी की पाठ आपको पढ़ाए जाते थे। ज्योतिष माने जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ऊपर नक्षत्र 27 ठो कैसे हैं, 12 राशियां हैं, सब कुछ वहां पर क्लियर होता बताया जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिए। अगला आपका आ चुका गणित, शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली, ये सब आपको वैदिक काल में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के ही उदाहरण है। भाषा, व्याकरण, जैसे पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ आप देखेंगे, माहेश्वर सूत्रों को देख लीजिए, तर्क शास्त्र को आप देख लीजिए, इन सभी ग्रंथों को पढ़ करके देखेंगे, आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, और पढ़ना भी चाहिए आप सभी को। जीवन से जुड़ाव, कनेक्शन टू लाइफ। ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह से जुड़ा हुआ था। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यह परंपरा ज्ञान को जीवन जीने की कला मानती थी, जहां ज्ञान और नैतिक आचरण जो था अविभाज्य हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति और इसका क्षेत्र बताइए। ठीक है, शिक्षा का अभिप्राय, देखिए इन सभी प्रश्नों को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बाकी चीजों को मैंने डिस्कस कर ही दिया है,
ये सारे प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे भी और भी मॉडल पेपर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसको आप पीडीएफ अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। एसएमएस करिएगा 9984 039 139, तमाम सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपीज फीस में। अगर एक सेमेस्टर का आपको लेना है 150 रुपये ऑफर चल रहा है। अपना नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे इतना लिख करके आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का केवल कोर्स लेना है तो आपके लिए 100 रुपये फीस है। और आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करना है, 1 साल का पूरा कोर्स, तो आपको 150 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। और ये मेरे हिसाब से ऑफर में तो आपका 150 वाला ऑफर ज्यादा बेटर होगा, इसी को आपको चूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, संस्कृत, ऐसे तमाम सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी कि जो मॉडल पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का या फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ये सब पूरा आपको मिल जाएगा इसी पैसे में, ठीक है। ये 150 रुपए में ही आपका को करिकुलर का भी मिल जाएगा और माइनर का ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसके लिए भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का मॉडल पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर जब आप हमसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। 150 रुपए फीस आप जमा कर सकते हैं। ये फीस आप क्यूआर कोड पर भेजेंगे, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम, आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिसको पढ़ना है वही फीस जमा करें, कोई जरूरत नहीं उसको फीस जमा करने की, कोई दूसरा व्यक्ति जमा कर सकता है फीस, ठीक है। लेकिन एसएमएस उस नंबर से कीजिएगा जिससे आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आप खुद ही सोचो, एक सेमेस्टर की आप किताब खरीदते हो, सीरीज खरीदते हो, तो एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी कम से कम या किताब आपकी कितने की पड़ेगी? 200 रुपए, 150 रुपए की किताब पड़ती है। और आप जब आप सीरीज खरीदते हैं तो आपकी 60 रुपए की सीरीज पड़ती है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको मात्र 150 रुपए फीस में क्या मिलता है? 150 रुपए फीस में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का नोट्स आपको मिलता है, पीडीएफ नोट्स, जो कि एकदम उच्च क्वालिटी का होता है, जो आपके स्क्रीन पर भी बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको डेमो की व्यवस्था नहीं है कोर्स में कि आप पहले सोचेंगे गुरुजी हमको एक पीडीएफ भेज दीजिए, हम देखेंगे तब जुड़ेंगे, ऐसा नहीं व्यवस्था है। आप देखिए यूट्यूब पर आप देख ही पा रहे हैं, ये दो पीछे जो आपको नोट्स दिख रहा है, लिखा हुआ चल रहा था, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे पिछले साल के, उसको सॉल्व भी मैं करवाऊंगा पेपर को, सब कुछ आपको देने का प्रयास। तो ये पेपर ही मैंने सॉल्व किया है, पेपर का ही क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी एक आध दो पेपर मैं ले आऊंगा जल्दी। अगर इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर किया, लाइक किया, तो उसमें आपको मिल जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, मां बिंध्यवासिनी मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, मां बिंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है। आपका और विश्वविद्यालय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, रज्जू भैया, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बात ध्यान रखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप बिहार, राजस्थान या किसी भी और विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, एमपी वगैरह, तो उन सभी के लिए भी एजुकेशन में ही चीजें मिलती है। सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जियोग्राफी, इन सभी का सिलेबस लगभग में सेम ही होता है। हिंदी का भी लगभग में देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सब वही होता है। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सेकंड में, सेकंड वाला फर्स्ट में, ऐसा पढ़ाया जाता है बिहार वगैरह में। बाकी सब सेम ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी बच्चे इससे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।